दोस्तों स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 प्रश्न होगा, तो जिसको लुसेंट से बनाया गया है। यूँ कहिए तो पूरा लुसेंट का निचोड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरनस ने किया था, जो 1801 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, अरस्तु। अगला प्रश्न है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही माना जाता है। अरस्तु ने ही कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला प्रश्न है कि वनस्पति शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। जो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो यह ग्रीक भाषा के शब्द से हुई, ग्रीक भाषा के शब्द से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है कि हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो यह हिप्पोक्रेटस की ही दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहते हैं, फ्लोरीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। तो डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। और पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। एग्रेस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन करते हैं और घासों में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, घासों में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो यह कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। तो यह कैरोलस लिनियस ही है। अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या रखी गई है। तो यह जाति रखा गया है। चलिए कुछ जीवधारी जो हैं उनके वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछता है। तो जैसे मनुष्य है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है। मेढक का राना टिग्रिना होता है। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका होता है। कुत्ता का कैनिस फेमिलियरिस होता है। वहीं पर गाय का बोस इंडिकस, भैंस का बुबेलस बुबालिस होता है। मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका होता है, मक्खी का। अगला है आम का, तो आम का मैग्नीफेरा इंडिका। भारत में सबसे ज़्यादा आम यूपी में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। धान का ओरजा सटाइवा। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। मटर का पिजम सटिवम होता है। चना का सीसर एरिटेनम होता है। वही सरसों का ब्रासिस्का कंपेस्ट्रिस होता है। केला का वैज्ञानिक नाम मूसा पराडिस्का होता है। कमल का वैज्ञानिक नाम नोलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन होता है। हाथी का एलिफास मैक्सिमस होता है। बरगद का फाइकस बेंदालेंसिस होता है। मोर का पाओ क्रिस्टिसस होता है। डॉल्फिन प्लेटिनिस्ट गैंगेटिका है, जिसको भारत का जलीय जीव 2009 में अपना लिया गया। अगला प्रश्न है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस होता है। शेर का पैंथरा लियोपर्सिया होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की थी, लीवेनहॉक ने की थी। अगला प्रश्न है कि जीव द्रव का नामकरण किसने किया था। जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा 1839 ईस्वी में किया गया था। जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है। तो जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो यह अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में, जिन्होंने मृत कोशिकाओं में कोशिका को देखा था। अगला प्रश्न है कि कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं।
अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी कोशिका जीवाणु किसकी होती है? तो यह होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की। वहीं पर सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो यह तंत्रिका तंत्र की होती है। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई का क्या नाम है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम न्यूरॉन है, न्यूरॉन। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका यह शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ऑस्ट्रिच के अंडे की होती है। अगला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह स्लाइडेन और स्वान ने किया था, स्लाइडेन और स्वान ने। अगला प्रश्न है कि पहली बार किसने बताया था कि कोशिका का विभाजन होता है? कोशिका का विभाजन होता है, यह रुडोल्फ विर्चाओ के द्वारा बताया गया था 1855 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली यह लिपिड की बनी होती है। और कोशिका झिल्ली में क्या क्या पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि तरकाय की खोज किसने की थी? तरकाय की खोज बोबेरी के द्वारा किया गया था, तरकाय की खोज बोबेरी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो यह जी पैलेट के द्वारा 1953 ईस्वी में किया गया था। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री या राइबोसोम को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था 1886 ईस्वी में। वहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका का नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कोशिका के अनुभव का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो यह गोल्जी काय को कहा जाता है, गोल्जी काय को कहा जाता है। और गोल्जी काय की खोज किसने की थी? तो यह कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। और लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो डी डुए ने 1955 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है कि लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। वहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लवक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लवक की खोज सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में हैकेल ने की थी। और लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग MFWS सिम्पर ने किया था, सिम्पर ने किया था। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? तो पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। चलिए, वर्णी लवक है, वर्णी लवक के कुछ उदाहरण देखते हैं। जो रंग, देखिए हरित लवक है तो उसका भोजन बनाने का काम है, वर्णी लवक है यह रंग देता है, ठीक है। और वर्णी लवक होता है जो जड़ इत्यादि में पाया जाता है। तो वर्णी लवक के कुछ उदाहरण है, जैसे टमाटर का रंग लाल होता है या लाइकोपीन के कारण होता है, गाजर का रंग लाल कैरोटीन के कारण होता है, चुकंदर का रंग जो होता है या बीटानिन के कारण होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाले को क्या कहते हैं? तो या फाइकोसाइनिन कहते हैं, क्या कहते हैं? फाइकोसाइनिन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है? कोशिका का सबसे प्रमुख अंग केंद्रक होता है। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो यह रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगला प्रश्न है कि केंद्रक धर्म में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? केंद्रक धर्म में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा हुआ दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रोमैटिन कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं, क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन का नाम जो दिया था वह फ्लेमिंग ने दिया था। किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। और वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? तो यह गुणसूत्र को कहा जाता है, गुणसूत्र को। चलिए, अगला प्रश्न है कि डीएनए के द्विकुंद्रित संरचना का मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो यह वाटसन एवं क्रिक ने किया था 1953 ईस्वी में। और इनके लिए, इस कार्य के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
अगला प्रश्न वही है कि डीएनए की संरचना के लिए वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो यह 1962 ईस्वी में मिला था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किए थे। वहीं पर आपसे क्वेश्चन और पूछता है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया को किसने बनाया था? तो वोहलर ने बनाया था, वोहलर ने बनाया था, वोहलर। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन बनने की, यहाँ बनने होगा, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। और कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? तो यह बिरचाउ ने देखा था 1855 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होती है? तो यह 3 प्रकार से। असूत्री विभाजन, यह अविकसित कोशिकाओं में होता है, जैसे जीवाणु, नीलहरित, शैवाल, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ आदि में होता है असूत्री विभाजन। उसके बाद है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन यह जंतु कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन यह जंतु कोशिका में होता है, जिसका सबसे पहले पता वाल्थर फ्लेमिंग ने लगाया था। अब आता है अर्धसूत्री विभाजन, मायोसिस। तो यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। इसका खोज बीजमैन और विस्तृत व्याख्या स्ट्रॉसबर्गर ने 1888 में किया था। अगला प्रश्न है कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? जंतु पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी को एगलीना कहा जाता है, एगलीना कहा जाता है, एगलीना। अगला प्रश्न है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन। अगला प्रश्न है, बार बार क्वेश्चन यह पूछता है कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, माइकोलॉजी। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। और शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में लगभग कितने प्रकार के अवशेषीय अंग पाए जाते हैं? तो यह 100 प्रकार के अवशेषीय अंग पाए जाते हैं, 100 प्रकार के अवशेषीय अंग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन था? तो यह साइनोबैक्टीरिया था, साइनोबैक्टीरिया था। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह लैमार्क है, लैमार्क। अगला प्रश्न है कि उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? उपार्जित लक्षणों का अध्ययन को टोंटोलॉजी कहते हैं, टोंटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि चार्ल्स डार्विन ने विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था बीगल, जो 1831 में चार्ल्स डार्विन ने विश्व सर्वेक्षण जहाज पर किया था। अगला प्रश्न है कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था, ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि विलक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते हैं को क्या कहते हैं? विलक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते हैं को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? तो यह अनुवांशिक लक्षण कहलाता है, अनुवांशिक लक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है, जो ऑस्ट्रिया देश के निवासी थे, ऑस्ट्रिया देश के निवासी थे। अगला प्रश्न है कि जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जेनेटिक्स शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो यह विलियम वाटसन ने दिया था 1905 ईस्वी में। वहीं पर आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो यह जोहानसन ने किया था 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर के पौधे का चुनाव किया था, जिनमें उन्हें 7 विलक्षण गुणों का पता लगा था। अगला प्रश्न है कि जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको फिनोटाइप कहते हैं, फिनोटाइप। अगला प्रश्न है कि लिंग सहलगनता की खोज किसने की थी? तो लिंग सहलगनता की खोज मॉर्गन ने 1910 ईस्वी में किया था, 1910 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि रंग वर्णांधता हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो रंग वर्णांधता और हीमोफीलिया यह एक अनुवांशिक रोग है, यह एक अनुवांशिक रोग है। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो यह डब्ल्यू वॉल्टेयर के द्वारा किया गया था। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो यह डब्ल्यू वॉल्टेयर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं, जीनोम। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव की कोशिका अंगों में होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं, प्लाज्मा जीन। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिका अंगों में होती है तो उसे प्लाज्मा जीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव में कितने आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो मानव में 20 प्रकार के आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 23 जोड़ी होती है, 23 जोड़ी। अगला प्रश्न है कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कवक में जो संचित भोजन होता है किस रूप में रहता है? तो यह ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। अगला प्रश्न है कि डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाला कवक का क्या नाम है? डबल रोटी के निर्माण में, तो यह हो जाएगा सैक्रोमाइसेस। सैक्रोमाइसेस नामक कवक का प्रयोग डबल रोटी के निर्माण में करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि पौधे में कवक के द्वारा होने वाले कुछ प्रमुख रोग है, जैसे सरसों का सफेद रस्ट रोग। आपसे पूछेगा किसके कारण होता है? तो कवक के कारण। गेहूं का ढीला स्मट रोग, गेहूं का कीटू रोग, गेहूं का कीटू रोग कवक के कारण। आलू का अंगमारी रोग, ये भी कवक। गन्ने का लाल क्षरण रोग, जो बहुत बार ये पूछता है, ये भी कवक के कारण होता है, कवक के कारण। और मूंगफली का टीका रोग, आपसे ऐसे पूछ देगा कि टीका रोग किस फसल में होता है? तो मूंगफली में। ये कवक के कारण नहीं होता है, कवक के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है कि एफला नामक एक विष है जो किससे बनाया जाता है? एफला, तो यह कवक से ही बनाया जाता है। और कवक और शैवाल का जो परस्पर सहजीवी होता है वह लाइकेन होता है, लाइकेन। और लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया था। और इसका कहेगा खोज किसने किया था? तो तुलास ने किया था, तुलासने ने किया था, तुलासने, याद रखिएगा। और कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं, लाइकेनोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषक के संकेतक कौन होते हैं? तो वायु प्रदूषक के संकेतक लाइकेन होते हैं, लाइकेन। जहां पर वायु प्रदूषक होगा ना, वहां जहां प्रदूषण होगा वहां पर लाइकेन नहीं उगता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो यह उसको कोर्टिकुलस कहते हैं, कोर्टिकुलस। अगला प्रश्न है खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकुलस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला जो लिटमस पेपर है किससे प्राप्त होता है? तो यह रोसेला नामक लाइकेन से, रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज एंटोनिवान लीवेनहॉक 1683 में, जो हॉलैंड का वैज्ञानिक था। अगला प्रश्न है कि जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो यह लीवेनहॉक को ही कहा जाता है, लीवेनहॉक को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जीवाणु जीवाणु नामकरण किसने किया या जीवाणु नाम किसने दिया? तो यह दिया था एहरेनबर्ग ने, जो 1829 ईस्वी में जीवाणु नाम दिया। अगला प्रश्न है कि रेबीज का टीका, दूध का पाश्चराइजेशन की खोज किसने की थी? तो यह लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था, लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि रोग का जन्म सिद्धांत किसने बताया था? रोग का जन्म सिद्धांत यह रॉबर्ट कोच ने बताया था, रॉबर्ट कोच ने बताया था। अगला प्रश्न है कि विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज इवान वॉस्की के द्वारा 1892 ईस्वी में किया गया था, जो रूस के वैज्ञानिक थे, रूस के वैज्ञानिक थे, जो तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज करते समय यह विषाणु की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को विषाणु कहा जाता है, विषाणु। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण राइजोबियम और ब्रैडीराइजोबियम नामक जीवाणु करता है। अगला प्रश्न है कि कोल्ड स्टोरेज में कितने तापमान पर सामग्री का संचय किया जाता है? तो यह किया जाता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर -18 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है कि वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा का क्या नाम है? तो वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा का नाम है सिकोया सिम्परविरेंस। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा का क्या नाम है? तो यह है जेमिया पिग्मिया। चलिए 99 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जीवित जीवाश्म के नाम से किसे जाना जाता है? तो जीवित जीवाश्म के नाम से साइकस, जिंगो बाइलेवा और मेटासिकोया को जाना जाता है। 100 नंबर प्रश्न है कि खाने वाला जो साबूदाना होता है किससे बनाया जाता है? तो यह साइकस से बनाया जाता है, साइकस से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बहुत बार यह क्वेश्चन पूछता है कि तारपीन का तेल किस वनस्पति पेड़ से प्राप्त होता है? तो तारपीन का जो तेल होता है यह चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। वहीं पर देवदार की लकड़ी से सेड्रस का तेल निकलता है, जूनिपेरस की लकड़ी से सेडक्रास्ट का तेल निकलता है। ये दोनों याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कपास किस कुल का पौधा है? कपास या मालवेसी कुल का पौधा है, मालवेसी कुल का पौधा है।
अगला प्रश्न है कि पौधे का जनन अंग कौन सा होता है? तो पौधे का जनन अंग फूल होता है। पौधे का जनन अंग फूल होता है। अगला प्रश्न है कि सेब कटहल किस फल का उदाहरण है? तो सेब और कटहल जो है ना, यह असत्य फल का उदाहरण है। असत्य फल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता है उसे कौन सा फल कहते हैं? तो उसे सत्य फल कहते हैं। और जिस फल का निर्माण बीजांड से होता है उसे असत्य फल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। इस विधि को क्या कहा जाता है? तो इस विधि को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होता है। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु पाया जाता है? तो क्लोरोफिल के केंद्र में यह मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, यानी पर्णहरित के केंद्र में। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सिन्स की खोज किसने की थी? ऑक्सिन्स एक पादप हार्मोन है, तो इसकी खोज डार्विन ने 1880 ईस्वी में किया था। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। अगला प्रश्न है कि जिब्रेलिन्स की खोज किसने की थी? तो जिब्रेलिन्स की खोज कुरुसोवा 1926 में किया था। यह एक जापानी वैज्ञानिक था। यह जिब्रेलिन्स बौने पौधा को लंबा कर देता है। अगला प्रश्न है कि एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है तो है एथिलीन, जो फलों को पकाने में काम आता है प्राकृतिक रूप से। अगला प्रश्न है कि करनाल बंट एक रोग है जो जीवाणु से फैलता है, यह किस में पाया जाता है? तो यह करनाल बंट आपका कवक से भी होता है, जीवाणु से भी होता है, या गेहूं में पाया जाता है। गेहूं में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि लौंग किससे प्राप्त की जाती है? लौंग तो यह फूलों की कली से प्राप्त की जाती है। और केसर मसाला बनाने में पौधे के कौन सा भाग काम में आता है? तो यह पौधे का वर्तिकाग्र भाग काम में आता है। अगला प्रश्न है कि हीरोइन किससे प्राप्त होती है? हीरोइन तो यह अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। अफीम पोस्ता से। अगला प्रश्न है कि कुनैन किससे प्राप्त होता है? कुनैन यह मलेरिया की एक दवा है, तो यह सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि 2,4-D क्या है? तो 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। खरपतवार नाशी है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा पुष्प का नाम क्या है? तो सबसे बड़ा पुष्प का नाम रेफ्लेसिया है। रेफ्लेसिया। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा पुष्प का नाम? तो यह है बुल्फिया। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन होता है? तो यह महासागर होता है। महासागर होता है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसले ने किया था। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह 1973 ईस्वी में मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो यह 1973 ईस्वी में मनाया गया था। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दुर्घटना हुई थी। इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यह हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का, MIC गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का कितना प्रतिशत स्वच्छ जल है? तो यह आपका 2.5 से 3% है। 2.5 से 3% है। अगला प्रश्न है कि पारा युक्त जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? तो पारा युक्त जल पीने से मिनी माता रोग हो जाता है। मिनी माता रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप कैसे की जाती है? तो नदियों में जल प्रदूषण की माप जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से की जाती है। अगला प्रश्न है कि केंचुआ और जोंक किस संघ का जीव है? तो केंचुआ और जीव बहुत बार पूछता है, तो यह एनिलिडा संघ का जीव है। अगला प्रश्न है कि केंचुआ में कितनी जोड़ी हृदय पाई जाती है? तो यह 4 जोड़ी हृदय केंचुआ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होता है। 13 कक्ष होता है। अगला प्रश्न है कि घोंघा और सीपी किस संघ का है? तो यह मोलस्का संघ का है। घोंघा और सीपी। अगला प्रश्न है कि मच्छरों को नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली का क्या नाम है? तो इसका नाम है गैम्बूसिया। गैम्बूसिया। और मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कक्ष होते हैं? तो 3 कक्ष होता है। 3 कक्ष होता है।
मगरमच्छ के हृदय में कितना कक्ष होता है? तो मगरमच्छ में 4 कक्ष होता है, मगरमच्छ में 4 कक्ष होता है। अगला प्रश्न है कि मेसोजोइक युग को क्या कहा जाता है? तो मेसोजोइक युग को रेप्टाइल का युग कहा जाता है, जिसमें डायनासोर इसी युग में पाया जाता था। अगला प्रश्न है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो यह किंग कोबरा है, किंग कोबरा है। अगला प्रश्न है कि उड़ न सकने वाले पक्षी का नाम बताइए। तो उड़ न सकने वाले पक्षी का नाम है कीवी और एमू। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी का क्या नाम है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग है और सबसे छोटा पक्षी का नाम हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न है कि पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो पेंगुइन चिड़िया जो है यह अंटार्कटिका में पाई जाती है, अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का क्या नाम है? तो भारत के सबसे बड़े चिड़ियाघर का नाम अलीपुर जो कोलकाता में है। वहीं पर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का क्या नाम है? तो यह है क्रूजर नेशनल पार्क जो दक्षिण अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है कि स्तनीय वर्ग में कौन सा जानवर है जिसे रुधिर में केंद्रक पाया जाता है? तो यह अपवाद में है ऊंट और लामा। ऊंट और लामा स्तनीय वर्ग में ऐसा जानवर है जिसके रुधिर में केंद्रक पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान यह बकरी में होता है, जो कितना होता है 39 डिग्री सेल्सियस। और अगला प्रश्न है कि अंडा देने वाला स्तनधारी जीव कौन सा है? तो अंडा देने वाला स्तनधारी जीव है एक्डीना और प्लेटिपस है, एक्डीना और प्लेटिपस है। रक्त एवं लसिका किस प्रकार का ऊतक है? रक्त एवं लसिका जो है ना यह संयोजी ऊतक है, तरल रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है या कितनी है? तो यह 639 है, 639 है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी का क्या नाम है? तो सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो यह एस्टेपेडियस, एस्टेपेडियस। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कहीं कहीं आपसे ऑप्शन में आता है 7.35 से लेकर 7.45 तक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। और आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, 20 से 120 दिन होता है, 20 से 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो यह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है, यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक का क्या नाम है? तो ये इसका नाम है हीमैटिन, हीमैटिन। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो यह एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग। और विटामिन B12, अगर विटामिन में पूछे तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात करते हैं? तो यह हीमोसाइटोमीटर से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो यह शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछता है, हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी का एक अन्य नाम क्या है? आरबीसी का एक अन्य नाम एरिथ्रोसाइट्स है, एरिथ्रोसाइट्स है। वहीं पर डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम ल्यूकोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो यह 2 से 4 दिन होता है, 2 से 4 दिन होता है। इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त बिंबाणु का अन्य नाम क्या है? रक्त बिंबाणु का अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट्स है, थ्रोम्बोसाइट्स है। और रक्त का थक्का बनाने में मदद कौन करता है? तो थ्रोम्बोसाइट्स ही करता है। रक्त का थक्का बनाने में मदद थ्रोम्बोसाइट्स ही करता है। अगर आपसे पूछे कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ता है। अगला प्रश्न है कि डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में किसकी मात्रा कमी हो जाती है? तो डेंगू ज्वर के कारण शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है, विटामिन के मदद करता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन का नाम बताइए। तो कौन होता है? तो यह होता है फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन होता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य जो प्रोटीन है उसका नाम है फाइब्रिनोजेन। और अगला प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1900 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि RH फैक्टर की खोज किसने की थी?
तो RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा 1940 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो यह केसिन पाया जाता है, केसिन पाया जाता है। और दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और अग्नाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अग्नाशय में कौन कौन एंजाइम पाया जाता है? तो अग्नाशय से एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। और मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत हो जाते हैं, 20 दांत। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वहीं पर मानव में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो यह मुख से शुरू होती है। और अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो यह किया था विलियम हार्वे ने 1628 में किया था। अगला प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम लार में पाया जाता है। लार का पीएच मान 6.5 होता है, 6.5 होता है। अगला प्रश्न है कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनाने से कौन रोकता है? तो शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनाने से हिपैरिन रोकता है। अगला प्रश्न है कि पित्त का पक्वाशय में गिरना क्या कहलाता है? तो पित्त का पक्वाशय में गिरना यह प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। मार्शल हॉल ने इसका सबसे पहले पता लगाया था। अगला प्रश्न है कि पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान कितना होता है? तो यह 7.7 होता है। पित्त क्षारीय रंग का होता है, क्षारीय द्रव होता है, याद रखिएगा दोस्तों, अम्लीय नहीं मार दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेटिंग और वेस्ट के द्वारा 1921 में किया जाता है। इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था लियोनार्ड थॉम्सन को दिया गया था। लियोनार्ड थॉम्सन को पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन के अल्प स्राव से कौन सा रोग होता है? तो यह मधुमेह रोग हो जाता है। अगर वहीं पर इंसुलिन का अगर अति स्रवण हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा? तो यह होगा हाइपोग्लिसीमिया। चलिए अगला प्रश्न है कि सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय जो होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो यह 72 बार धड़कता है। और वहीं भ्रूण अवस्था रहेगा तो 150 बार धड़कता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mm Hg होता है। 120/80 mm Hg होता है। 120 को सिस्टोलिक कहते हैं, 80 को डायस्टोलिक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तदाब मापने के लिए स्पिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई का क्या नाम है? तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई का नाम नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है कि मूत्र का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? तो जो मूत्र का रंग होता है हल्का पीला जो होता है यह यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अगला प्रश्न है कि वृक्क में बनने वाली पथरी किसका बना होता है? तो यह कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट का। अगला प्रश्न है कि ईईजी का प्रयोग कहाँ करते हैं? ईईजी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यह मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। और ईईजी का होता है इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ होता है। और वहीं आपसे पूछ दे कि ईसीजी का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो यह हृदय में करते हैं, हृदय के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु करता है। और प्रतिवर्ती क्रियाओं का सर्वप्रथम पता जो किसने लगाया था, किस वैज्ञानिक ने लगाया था? तो यह मार्शल हॉल ने लगाया था। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो यह 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं मनुष्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी में मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो यह 31 जोड़ी। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई का क्या नाम है? तंत्रिका ऊतक की इकाई का नाम न्यूरॉन है, न्यूरॉन। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 28 होती है, 28। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208। और शैशवावस्था रहेगा तो 300। और सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29। सिर में कहेगा तो 29। कपाल में तो हड्डियों की संख्या कपाल में 8। फेशियल चेहरा ने 14। कान में 6।
रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या 33, वहीं अगर विकसित हो जाएगा तो 26। पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या 24 होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर जांघ की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान की हड्डी होती है। कान में 3 प्रकार का हड्डी पाया जाता है, तीनों में 2-2 प्रकार की हड्डी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मांसपेशी एवं हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? तो मांसपेशी एवं हड्डी के जोड़ को टेंडन कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि हड्डी से हड्डी के जोड़ को तो लिगामेंट्स बोलते हैं उसको। अगला प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि के रूप में किस ग्रंथि को जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के रूप में पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस हार्मोन को लौरो एवं उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो है एड्रिनल ग्रंथि को। एड्रिनल ग्रंथि को लौरो और उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जी बर्जिलियस के द्वारा किया गया था और 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह क्वार्सियोकर और मरासमस रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन का आविष्कार फंक के द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है? तो जल में 2 प्रकार के विटामिन घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। वहीं पर अगला प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो वसा में विटामिन ए, डी, ई और के 4 प्रकार के विटामिन घुलनशील होते हैं वसा में। चलिए कुछ महत्वपूर्ण विटामिन और देख लेते हैं, उनका रासायनिक नाम हो जाएगा, यहाँ रासायनिक नाम हो जाएगा, ठीक है। जैसे विटामिन ए है तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी1 का थायमीन है, विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन है, विटामिन बी3 का निकोटिनामाइड या नियासिन है, विटामिन बी5 का पैंथोनिक अम्ल रहता है, ठीक है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पैरोडॉक्सिन होता है, विटामिन बी7 का बायोटीन होता है, विटामिन बी11 का फोलिक अम्ल होता है, विटामिन बी12 का साइनोकोबालामिन होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिलोक्विनोन या नेफ्टोक्विनोन होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यह सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला होता है C6H5COO होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान का कहाँ है? तो यह हैदराबाद में है, हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह मैसूर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान यह लखनऊ में है और यहीं पर केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान भी है, ये भी लखनऊ में ही है। चलिए अगला प्रश्न है कि मलेरिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मलेरिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकुलाज के द्वारा 1827 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? तो प्लाज्मोडियम की खोज लेबरन के द्वारा 1880 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि किसने बताया कि मलेरिया रोग के लिए मच्छर वाहक होता है? तो यह बताया था रोनाल्ड रॉस ने 1887 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, यह एसएससी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डीपीटी में पी का क्या अर्थ होता है? तो यह पी का पर्टूसिस अर्थ होता है, पर्टूसिस। अगला प्रश्न है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है या एचआईवी वायरस से होता है और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार या 1988 में मनाया गया था और 2022 में जो विश्व एड्स दिवस मनाया गया उसका थीम रखा गया था इक्वलाइज यानी समानता। चलिए अगला प्रश्न है कि टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह 45 होती है। अगला प्रश्न है कि क्लेनीफेंटरल सिंड्रोम से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या, तो इसमें 47 हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम है, यह स्त्रियों जो है यह रोग स्त्रियों का वाहक होता है, स्त्रियों में ज़्यादा होता है, और क्लेनीफेंटरल सिंड्रोम है यह पुरुषों में ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है कि शरीर में कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उस समय को लैटेंट पीरियड कहते हैं। कैंसर 4 प्रकार का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रिय ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? तो यह हो जाता है स्ट्रोंसियम के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है, हड्डी कैंसर। अगला प्रश्न है कि इटाई इटाई नामक रोग किसके कारण होता है? इटाई इटाई नामक रोग यह कैडमियम के कारण होता है, कैडमियम के कारण। अगला प्रश्न है कि एलिसा एक जांच है जो किस रोग में किया जाता है? तो यह एड्स में किया जाता है। कभी कभी आपसे एलिसा का भी फुल फॉर्म पूछ देता है, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट ऐसे होता है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया जा रहा है? तो यह एजिडोथाइमिडिन AZT नामक दवा का प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि पोलियो का आविष्कार किसने किया था? तो पोलियो का आविष्कार जॉन ई साल्क के द्वारा किया गया था। जॉन ई साल्क के द्वारा 1952 ईस्वी में किया गया था। चलिए चिकित्सा संबंधी कुछ आविष्कार देख लेते हैं। जैसे विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था, विटामिन ए का आविष्कार मैकुलम किया था, विटामिन बी का आविष्कार भी मैकुलम ने ही किया था, विटामिन सी का आविष्कार होलकट के द्वारा किया गया था, विटामिन डी हॉपकिंस के द्वारा किया गया था, होम्योपैथी या हैनीमैन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टर लिलेहॉर के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है कि एंटीजन, तो एंटीजन का आविष्कार लैंड स्टेनर ने किया था। क्लोरोफॉर्म हैरिसन और सिम्पसन ने इसका खोज किया था। आरएनए, तो आरएनए का आविष्कार या खोज जेम्स वाटसन और आर्थर अर्ग ने किया था। अगला प्रश्न है कि हृदय प्रत्यारोपण या क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा आविष्कार किया गया। पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बीसीजी का आविष्कार यूरिन कॉलमेट के द्वारा किया गया था। यूरिन कॉलमेट के द्वारा। जंपिंग जीन सिद्धांत किसने दिया? तो यह बारबरा मैकलिंटॉक ने दिया था। बारबरा मैकलिंटॉक ने दिया था। डीएनए संश्लेषण का सिद्धांत यह आर्थर कॉर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो स्वप्नों के अध्ययन के ऑनिरोलॉजी कहते हैं, ऑनिरोलॉजी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं, कैलोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? तो गुर्दे का भार लगभग 140 ग्राम होता है, 140 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है कि शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? तो यह 23 सेकेंड समय लगता है टोटल। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन नामक जो प्रतिजैविक है या पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि पेसमेकर का संबंध किससे है? तो यह हृदय से है। अगला प्रश्न है कि पेसमेकर का कार्य क्या है? तो पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला प्रश्न है कि गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो यह गति प्रेरक का संबंध हृदय से है। अगला प्रश्न है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब में परिवर्तन जो होता है, रक्तदाब घट जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4 होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त में पाए जाने वाली धातु का क्या नाम है? तो रक्त में पाए जाने वाली धातु का नाम लोहा होता है, ठीक है। और रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण या किडनी में होता है। अगला प्रश्न है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो यह छोटी आंत से किया जाता है, छोटी आंत से। अगला प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में तो यह टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो है ना, यह स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण किया जाता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो यह होता है पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको डायलिसिस बोलते हैं, डायलिसिस। अगला प्रश्न है कि पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। अगला प्रश्न है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अगला प्रश्न है कि वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वह यकृत, लीवर है। और पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो पैदा किया जाता है या यकृत, लीवर के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्त जमा पित्ताशय में होता है। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब सिस्टोलिक व डायस्टोलिक कितना होता है?
तो यह होता है 120 mm व 120/80 mm Hg होता है, Hg। अगला प्रश्न है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो यह आरबीसी का घटक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो यह लोहित कोशिकाएं के द्वारा ले जाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो यह डब्ल्यूबीसी करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? तो यह अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। अगला प्रश्न है किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो यह प्लीहा को कहा जाता है, प्लीहा और तिली को। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यह लीवर करता है, लीवर करता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो यह अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो यह भी अस्थि मज्जा के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न है कि उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होगी? तो उच्च 49 में आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है कि सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। और मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो यह 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र यह कशेरुक रज्जु में है। और मूत्र का जो पीला रंग है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यह यूरोक्रोम के कारण होता है। और गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट का क्या नाम है? तो यह नेफ्रॉन है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो यह हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। और रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो यह लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होता है। अगला प्रश्न है कि एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। और आयोडीन युक्त हार्मोन का नाम बताना है, तो यह है थायरॉक्सिन। और मानव के श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का व्यास कितना होता है? तो यह 0.007 mm होता है। अगला प्रश्न है कि अपोहन डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो यह हो जाएगा वृक्क को। और सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? तो यह गर्भाशय में होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? तो यह करता है अधिवृक्क ग्रंथि। और जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो यह एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो यह पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का क्या नाम है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है प्यूटरी ग्रंथि, प्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। और भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो यह किया जाता है बीजांडसन का। अगला प्रश्न है कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? तो यह नाम है इसका TSH। अगला प्रश्न है कि मायोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? मायोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो यह लोहा पाया जाता है, इसमें लोहा। और अगला प्रश्न है कि किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध होता है? तो हो जाएगा रक्त जमाव में। अगला प्रश्न है कि मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा O2, थायराइड ग्रंथि। और कौन सा हार्मोन लॉरो और ऊरो हार्मोन कहलाता है? तो यह कहलाता है एड्रेनेलिन। इंसुलिन है एक प्रकार का, इंसुलिन किसका प्रकार है? तो इंसुलिन एक हार्मोन का प्रकार होता है। अगला प्रश्न है कि किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है?
तो ये हो जाएगा बीटा कोशिका से। इंसुलिन बीटा कोशिका से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन उत्पादित होता है, तो यह पेंक्रियाज द्वारा, इंसुलिन पेंक्रियाज द्वारा स्थापित होता है, पेंक्रियाज द्वारा स्थापित होता है। अगला प्रश्न है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो यह होती है 4%। और अगला प्रश्न है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक का क्या नाम है, तो इसका नाम है मेलानिन। अगला प्रश्न है कि कंडरा, टंडन को याद रखिएगा, टेंडन को कंडरा बोलते हैं हिंदी में, या मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। और अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि ऐसा है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, तो हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। अगला प्रश्न है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो यह 1350 से लेकर 1400 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न है कि आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जा सकती है, तो यह फिल्म से की जा सकती है। अगला प्रश्न है कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में RBC की मात्रा बढ़ जाती है, और जो मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य जो स्तर है वह 140 से 180 mg के बीच में होता है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका रक्तदाब बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है, तो यह होता है दीर्घ अस्थि में होता है। अगला प्रश्न है कि स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है, तो यह हो जाएगा ताप नियमन से। और मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी है, तो 4 है। अगला प्रश्न है कि मनुशुद्धनी इंसुलिन अंतःस्राव का क्या है, तो यह एक ग्लाइकोलिपिड है। और मानव शरीर में पैरों की जो हड्डियां होती है वह फिबुला और टिबिया, पूछ देगा कि फिबुला और टिबिया कहाँ की हड्डी है, तो पैर की हड्डी है। और अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, तो यह ऑक्सीजन के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है, तो यह हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। और मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, तो यह हो जाएगा पाराओटू हार्मोन यानी पाराथायराइड हार्मोन। अगला प्रश्न है कि मानव के शरीर में किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित किया जाता है यानी फर्टिलाइज किया जाता है, तो यह हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब यानी डिंब वाहिनी में। अगला प्रश्न है कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, तो यह लीवर करता है, यकृत। अगला प्रश्न है कि सेरेब्रम किससे संबंधित है, सेरेब्रम, तो यह मस्तिष्क से संबंधित है। और मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग का नाम है प्रमस्तिष्क। और मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, यानी फिर से जो नहीं जन्म ले सकता है, नहीं उग सकता है, नहीं बढ़ सकता है, तो यह हो जाएगा मस्तिष्क कोशिका में। अगला प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है, तो यह हो जाएगा AB। और सर्वाधिक ग्राही यानी यूनिवर्सल रेसिपेंट कौन से रुधिर वर्ग का होता है कहते हैं, तो यह AB को ही कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा रक्त समूह सार्वजनिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, तो यह O होता है। और मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। और मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है, तो यह 12 जोड़ी होती है। और मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि का क्या नाम है, तो यह जबड़ा। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, कान की हड्डी। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी होती है। और मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है वह खोखली होती है। और टिबिया नामक हड्डी जो टांग में पाई जाती है। और मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो यह जांघ की हड्डी होती है, जिसको फीमर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियों कमजोर क्यों हो जाती है, तो हो जाएगा कैल्शियम की कमी के कारण। और एथलीट को जल्दी और ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट से, एथलीट्स को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है, तो हो जाएगा ग्लूकोज का अवक्षय, ग्लूकोज का कम होना। अगला प्रश्न है कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो किया जाता है प्रति भाग मिलियन में किया जाता है। और मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। और प्रोटीन को क्या माना जाता है, तो शरीर का निर्माण करने वाला बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट। और एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, तो एंजाइम मूल रूप से
प्रोटीन होता है। और जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ या एंजाइम ही होता है। अगला प्रश्न है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, तो यह 42% होता है। अगला प्रश्न है कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। और शहद का प्रमुख घटक का क्या नाम है, तो शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज होता है। और कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो यह ग्लूकोज करती है। अगला प्रश्न है कि शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है, तो यह कार्बोहाइड्रेट ही करता है। और मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में। और अगला प्रश्न है कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं, उनको कहाँ से मिलता है, तो दाल से मिलता है। और प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत क्या है, तो सोयाबीन है। और मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है, तो वसा ऊतक में जमा होती है। अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है, तो यह पोटेशियम होता है। और सागरीय खरपतवार जो किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है, तो यह शैवाल का होता है। और आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल ही है। अगला प्रश्न है कि उपास्थि एवं हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कैल्शियम और फॉस्फेट होता है। और प्रचुरतर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो सोयाबीन और मूंगफली। अगला प्रश्न है कि सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा है, तो यह कैल्शियम है। और किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो यह लोहा की कमी से होता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से है, तो विटामिन के का। और मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो यह 65% पाया जाता है। और पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो यह हो जाएगा आयरन की। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यह आंत होता है। साल्मोनेला टाइफिस नामक जीवाणु से टाइफाइड होता है। और पेचिस रोग के लिए उत्तरदायक जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोरिका। और हैजा का कारण क्या है, तो हैजा जीवाणु से फैलता है। अगला प्रश्न है कि किसके जांचने के लिए ऐसा टेस्ट किया जाता है, तो एड्स को जांचने के लिए। और अगला प्रश्न है कि एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है, तो H5N1 से बर्ड फ्लू को H5N1। वहीं स्वाइन फ्लू हो जाएगा तो H1N1। किसकी कमी से दंत क्षय होता है, तो यह फ्लोरीन की कमी से। और बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। और गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो CT स्कैन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है किसी भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है, तो हो जाएगा किस भारी वस्तु की, तो हो जाएगा कॉपर। और टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला नामक टाइफी के द्वारा। BCG प्रतिरक्षण होता है TB के लिए, यक्ष्मा के लिए। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत कौन सा है, तो यह वसा है। और रक्त का थक्का बनाने में इनमें कौन सा अवयव मदद करता है, तो विटामिन के, फिलोक्विनोन या नेप्टोक्विनोन। अगला प्रश्न है कि BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो यह तपेदिक, TB, यक्ष्मा। और मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज कहाँ होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, तो यह प्रोटीन्स होते हैं। और पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, तो यह यकृत के कारण होता है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कि निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है, तो निमोनिया या फेफड़ा को ग्रसित करता है। और अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्मृति लोप किस शब्द द्वारा जाना जाता है, तो यह हो जाएगा एमनीसिया द्वारा। अगला प्रश्न है कि अरक्ता में किसकी कमी हो जाती है, तो अरक्ता में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, तो हो जाएगा कैरोटीन के कारण। अगला प्रश्न है कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है, तो हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। और अन्न एक समृद्ध स्रोत होता है स्टार्च का। और कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप होते हैं कोबाल्ट 60। अगला प्रश्न है कि शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है, तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। और 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो यह प्रोटीन होता है। और पित्त ज्वर संचालित किया जाता है, पित्त ज्वर, तो यह एडिज के द्वारा होता है, एडिज मच्छर के द्वारा। और मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन प्रयुक्त होता है, तो विटामिन A होता है। ECG क्या है, तो ECG का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। और मिनीमाता रोग का कारण क्या है, तो मिनीमाता रोग पारा के कारण होता है, पारा, HG। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है, तो हो जाएगा हीमोफीलिया। और जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण क्या होता है,
तो वायरस विषाणु है। अगला प्रश्न है कि ईईजी किस ईईजी से जिस अंग का कार्य प्रणाली प्रकट होता है वह है मस्तिष्क। अगला प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, तो हो जाएगा लैक्टोज के कारण। और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। और इटाई रोग का सबसे पहले पता जापान में चला था, जापान में। और कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, तो इटाई रोग से। और कालाजार का रोग वाहक कौन होता है, तो यह होता है सिक्टा नामक मक्खी होता है, सिक्टा नामक मक्खी। अगला प्रश्न है कि चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था, तो यह किया था लुई पास्चर ने। और एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा का नाम है AZT। अगला प्रश्न है कि BMD परीक्षण किया जाता है किसके पहचान के लिए, तो हो जाएगा ऑस्टियोप्रोसिस की। और काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं, तो यह प्लेग को कहते हैं, प्लेग को। और गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन ए। और फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो यह शैवाल का कहते हैं, एल्गी का। अगला प्रश्न है कि तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु माइकोबैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम। और एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बाह्य ग्रह और अंतरिक्ष में जीवन का। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। और मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी, तो यह 25 दिसंबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो टीकाकरण से है। और जीव सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो यह DH मॉर्गन को माना जाता है। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो यह दिया गया था ह्यूगो डी ब्रिज को। अगला प्रश्न है कि सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो यह लिखा है कैरोलस लिनियस ने। और कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। और गुणसूत्र की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया, तो यह दिया था सूटन और बोबेरी ने, सूटन और बोबेरी ने। और किस शैवाल को अंतरिक्ष यात्री यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, तो उसका नाम है क्लोरेला नामक शैवाल को। और कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म बोलते हैं, हेलोटिज्म बोलते हैं। और पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकोन को कोटिकुलस बोलते हैं, वहीं चट्टान पर उगेगा तो सेक्सिकुलस। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकोन से प्राप्त होता है। और सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी